नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश की तीव्रता के मद्देनजर अलग अलग हिस्सों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच दिल्ली में अभी भी मानसून नहीं पहुंचा है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में जल्द मानसून पहुंचने के पूरे आसार हैं। देश के कई हिस्से पानी की मार से त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटा तो तबाही ही आ गई। पानी की आफत ने उत्तर भारत के कई इलाकों को जकड़ लिया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में लगातार आसमान से आफत बरस रही है। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कहीं भारी बारिश तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्से और असम के लिए भी है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी येलो अलर्ट है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले 3-4 दिन में वाइड स्प्रेड रेनफॉल, डेफिनेट खास करके अगले 4 दिनों में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र एंड कोंकण एरिया में आपको वाइड स्प्रेड रेनफॉल होगा। एंड कोंकण में खास करके पहला 2 दिन जो है हमने रेड अलर्ट दिए हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कोंकण एरिया में डेफिनेटली हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा, बट आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल भी होगा। एक और बारिश का सितम है तो दूसरी ओर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मानसून के बादल अब तक नहीं पहुंचे हैं। सोमवार को दक्षिणी पश्चिम मानसून राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर तक पहुंचा, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के इलाकों से छिटक गया। 2002 में दिल्ली में मानसून 19 जुलाई को पहुंचा था। 2002 से लेकर पिछले साल तक 12 जुलाई से पहले ही मानसून दिल्ली पहुंच गया था। इस साल दिल्ली अब तक मानसूनी फुहारों की आस लगाई बैठी है और मौसम विभाग को बार बार दिल्ली में मानसून के दस्तक देने की तारीख पर तारीख देनी पड़ी है। दिल्ली का जो है, कल आप देखेंगे, कल से जो है क्लाउड तो है, ओवरकास्ट है और बीच बीच में सूरज देवता दिखाई देते हैं, लेकिन विंड जो है मॉइस्ट है, बट टेम्परेचर कम हुआ है। तो ये दिखाता है कि मानसून का प्रभाव है। लेकिन कंडीशन जो हमारा जहाँ जहाँ रेन हुआ हम वो एरिया कवर किया, जैसे राजस्थान का काफ़ी एरिया, पंजाब का काफ़ी एरिया, लेकिन दिल्ली और उसका जो हरियाणा का जो पार्ट है और उत्तर राजस्थान का कुछ हिस्सा यही बचा हुआ है। दिल्ली में मौसम के गर्म मिजाज से राहत कब तक मिलती है, इसका इंतजार सभी को है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अनुकूल परिस्थितियों के मद्देनजर बारिश न होने के बावजूद मौसम विभाग मानसून आने की घोषणा कर सकता है। दिल्ली से कुमार कुणाल और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कुदरत का तांडव बिहार में लगातार जारी है। आधे जून के बाद से बिहार में शुरू हुआ बाढ़ का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। बिहार के शहर बाढ़ की चपेट में हैं। नदियां उफान मार रही है और लोगों के मकान, दुकान डूब रहे हैं। बिहार में कुदरत के तांडव के बाद बाढ़ के पानी में बह रही है बर्बादी की कई कहानियां। देखिए। पता नहीं कुदरत ने बिहार से कैसा बैर पाल लिया है कि बर्बादी का पानी उतर ही नहीं रहा, कि बाढ़ की विभीषिका खत्म हो ही नहीं रही, कि जलधारा का बहाव शांत ही नहीं पड़ रहा। दरभंगा की तस्वीरें देखिए, सब कुछ तैरता हुआ दिखाई देगा। ये दरभंगा का बस स्टैंड है, लेकिन ये बस स्टैंड फिलहाल तैर रहा है। पानी ने बस संचालकों की परेशानी बढ़ा दी है। बस स्टैंड के अंदर में पानी भरा हुआ है। मान लीजिए लगाने के लिए तो कहीं सूखल जगह चाहिए गाड़ी घोड़ा के लिए, बाहर लगाइए तो थाना पारिवारिक वहाँ से डंडा मार के भगाता, कहता अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। मजबूरी में सर तो गाड़ी अंदर लाना ही पड़ेगा। पानी में वो गाड़ी खड़ा है सर, हम लोग भी पानी में है। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ ने लोगों से उनका आशियाना छीन लिया है। आलम यह है कि लोग मजबूरी में सड़क किनारे रह रहे हैं। यहाँ दर्जन भर ट्रक ही लोगों के लिए मकान भी है और यही इनकी दुकान भी है।
बाढ़ से पूरा दह गए हैं हम लोग, पूरा नदी पूरा अथी हो गया हुआ है, चारों तरफ पानी है, दुकान में पानी चला गया हुआ है, तो लेके ट्रक में सामान लेके आए। बूढ़ी गंडक के पानी ने यहाँ परेशानियों की इतनी कहानियाँ लिखी हैं कि हर कहानी यहाँ सड़क किनारे रह रहे बेबस लोगों के चेहरे पर पढ़ी जा सकती है। मुजफ्फरपुर के बाद मोतिहारी की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ कल्याणपुर में सोमवती नदी पर बनाया गया बांध टूट गया। इस बांध का टूटना 20 गांवों पर आफत ला देने वाला है। यही वजह है कि ग्रामीण खुद इसकी मरम्मत में लगे हैं। पुनातपुर पंचायत के कुन्हिया गांव में सोमवती नदी जाती है, जो कुन्हिया गांव होकर के जाती है, और यह टूट गई। और हम लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा मुखिया जी, विधायक जी और बीडीओ साहब को भी सूचना दिया गया, जिस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। समस्तीपुर के लोग आक्रोशित हैं क्योंकि बारिश का पानी घरों में घुस आया है। जल जमाव की वजह से लोगों का चलना दूभर है। बिहार में कुदरत ने तांडव मचाया हुआ है। जून के महीने से शुरू हुआ बाढ़ का कहर यहाँ थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो। मॉनसून सत्र और राज्य में चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान एक्शन में है। लोकसभा में कांग्रेस अपना नेता बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कल 14 जुलाई को बैठक बुलाई है। 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वी आर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। सभी को जानबूझकर करीब खत्म कर दिया गया है। The fact is we prefer not to internationalize our problems with Pakistan. But this is... नई रणनीति और नए चेहरों के दम पर अब कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी प्लान पर 14 जुलाई को मुहर लग सकता है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 14 जुलाई को पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजिक ग्रुप की मीटिंग बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र से पहले ये बैठक अहम है। इस मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला अधीर रंजन को लेकर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में कांग्रेस अपने नेता अधीर रंजन को रिप्लेस करेगी, यानी उन्हें हटाया जा रहा है। अधीर रंजन पश्चिम बंगाल से सांसद हैं और अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखलंदाज मत करो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अधीर रंजन की जगह शशि थरूर, मनीष तिवारी और फिर गौरव गोगोई नया चेहरा हो सकते हैं। फाइनल मुहर सोनिया गांधी को लगानी है। इसके साथ साथ कांग्रेस लोकसभा में पार्टी व्हिप को भी बदलेगी। आपको बता दें, संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है और ये 13 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ और अब कांग्रेस में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। और अब बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की, जिसका ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश में तैयार करके 19 जुलाई तक सबसे राय मांगी गई है। आबादी ज्यादा तो जनता के लिए जरूरी संसाधनों का बंटवारा सभी को बराबरी और जरूरत के मुताबिक मिल पाना कठिन होता है। ये बात सच है, लेकिन राजनीति में 2 दूनी 4 कभी नहीं होता। जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये ड्राफ्ट वाकई में फिर से एक चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए। विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। विशेष सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, 2 बच्चे करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें। जैसे मुसलमान भाई हैं, उनकी 3-3 औरतें होती हैं। मुस्लिम वर्ग है खासतौर से, उसमें जो अशिक्षित लोग भी हैं तो वो जनसंख्या अपनी बढ़ाना शुरू करेंगे। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश भारत, जहां की जनसंख्या चुनावी भाषणों में देश की ताकत के रूप में प्रदर्शित की जाती है। उसी देश में आबादी को नियंत्रित करने की पॉलिसी का ड्राफ्ट जब चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में आता है तो विकास के लिए आवश्यक जनसंख्या नियंत्रण नीति राजनीति में फंस जाती है।
क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण की नीति विकासवादी सोच के मुकाबले ध्रुवीकरण और अपना अपना धर्म, अपनी अपनी आबादी की चिंता के विवाद में ज्यादा उलझ जाती है। 1 मिनट में भारत में 31 बच्चे पैदा हो रहे हैं वर्ल्डोमीटर के अनुसार, और चाइना में 1 मिनट में 9-9.5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10 बच्चे, तो 3 गुना का डिफरेंसेज है। ये हमारे लिए विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस बात पर कोई सवाल नहीं कि जनसंख्या नियंत्रित होगी, आबादी संतुलित होगी तो सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, दवाई, पढ़ाई, ट्रेन, बस सब संसाधन सबको मिल पाएंगे। लेकिन फिर क्यों आबादी कंट्रोल करके विकास से ज्यादा धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण जगह बना लेता है? क्या वजह ऐसे बयान है? लोगों का हीरो आमिर खान है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहाँ भटकेगी उसकी चिंता नहीं। लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। यह जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। बीजेपी के सांसद आमिर खान जैसे लोगों का शब्द इस्तेमाल करके धर्म विशेष को सीधे बढ़ती आबादी के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन क्या यही सच्चाई है? उत्तर प्रदेश के उदाहरण से ही समझें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में औसत हर महिला के 3.15 बच्चे, जबकि यूपी की हिंदू महिलाओं के औसत 3.06, जबकि मुस्लिम महिलाओं के औसत 3.6% बच्चे हैं। यूपी की 44.2% महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं, जिसमें 44.85% हिंदू महिलाएं हैं और 40.38% मुस्लिम महिलाएं। ये आंकड़े बताते हैं कि बढ़ती जनसंख्या को सीधे एक धर्म के चश्मे से नहीं देख सकते। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति के मसौदे में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी न पाने और निकाय पंचायत चुनाव न लड़ पाने की बात कही गई, तब इस नियम में भी धर्म का एंगल ला दिया गया। वो सरकारी नौकरियों के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहते, उनको नगर निगम के चुनाव नहीं लड़ने हैं, तो वो उसमें क्या होगा कि हिंदू तो अपना करा लेगा नसबंदी जो भी है, 1-2 बच्चे से अधिक पैदा ऐसे भी नहीं कर रहा अधिकतर जो हिंदू है। और उस जब कानून बन जाएगा तो हिंदू तो कानूनन रूप से भी रुक जाएगा और वो नौकरी के चक्कर में, बच्चों के करियर के चक्कर में रुक जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक वर्ग जो मुस्लिम वर्ग है खासतौर से, उसमें जो अशिक्षित लोग भी हैं तो वो जनसंख्या अपनी बढ़ाना शुरू करेंगे और 5 साल 10 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी कि वो चाहे तो संसद की और चाहे तो संविधान की संशोधन कर सकते हैं। हालत यह है कि सबको अपने अपने धर्म की पड़ी। नीति बनी है कि मुस्लिम पुरुष ने 3 विवाह किया और पहली पत्नी के 2, दूसरी से 1, तीसरी से 2 बच्चे हैं, तो भले कुल बच्चे 2 से ज्यादा हो जाएं, लेकिन पत्नियां अधिकार से वंचित नहीं होंगी। पुरुष होगा जिसके कुल 5 बच्चे हो चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की दलील है कि पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं। ये ड्राफ्ट वाकई में फिर से एक चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, इसलिए कि एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। यूपी में नीति बनी कि अगर एक ही बच्चे की नीति किसी ने अपनाई तो आर्थिक लाभ, शिक्षा में फायदा और सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अब ये पॉलिसी भी विश्व हिंदू परिषद को स्वीकार नहीं। जिसका एक ही बच्चा होगा उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, उसको प्रोत्साहन और पुरस्कार देंगे, वो हमको स्वीकार नहीं। एक बच्चे के नॉर्म को प्रोत्साहित किया तो जनसंख्या स्थिर नहीं होगी, जनसंख्या कम होती जाएगी। तो सरकार को एक बच्चे वाला नॉर्म नहीं लाना चाहिए।
सरकार जब नीति उत्तर प्रदेश में ला रही है कि 2 बच्चे की पॉलिसी मानी तो नौकरी और इलाज में सुविधा प्राथमिकता मिलेगी, तो जैन धर्मगुरु कहते हैं हमें कौन सा टिकट मिलना है, बच्चे तो 4 जन्म दो। मैं तो अपने प्रवचन में बोलता हूँ कि सबको 4 बच्चे होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। हमारी जैन समाज की आबादी कभी 15 करोड़ थी, कभी 25 करोड़ थी, आज हमारी आबादी 50 लाख रही है। एक समुदाय विशेष बच्चे पर बच्चे पैदा कर रहा है। हमारे लोग जो है कम बच्चे कर रहे हैं, जैन समुदाय 4 बच्चे करे खुशी की बात है, मैं सबको इनाम दूंगा। ऐसे में आबादी पर नियंत्रण की नीति विकास के मुद्दे से ज्यादा धर्म के ध्रुवीकरण में अटक गई। तो क्या चुनाव से पहले मसौदा लाने का मकसद यही है? क्या और तरीके भी जनसंख्या नियंत्रण के हो सकते हैं? जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। लेकिन बहुत लोग रखता खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। यूपी में अभी जनसंख्या नियंत्रण नीति के ड्राफ्ट पर रायशुमारी कराई जा रही है। अभी जब नीति का मसौदा आया है तब धर्म के नाम पर जुबानी लड़ाई हो रही है। अगले 7 महीने में चुनाव होना है, तब तक विकासवादी सोच का जनसंख्या नियंत्रण कानून तो लागू नहीं होगा, लेकिन ध्रुवीकरण वाली राजनीतिक बयानों की आबादी तेजी से बढ़ती रहेगी। दिल्ली से संजय शर्मा और आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज।